हेलो एवरीवन। मैं ममता कश्यप, सहायक प्राध्यापक रसायन, होली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर। आज हम एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के फिफ्थ पेपर अप्लाइड केमिस्ट्री के फिफ्थ यूनिट के चैप्टर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक वास्ट टॉपिक है जिसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स जैसे गैसियस पॉल्यूटेंट्स, वाटर पॉल्यूटेंट्स, सॉइल पॉल्यूटेंट्स एवं न्यूक्लियर वेस्ट एवं इनके नियंत्रण के उपायों के बारे में जानेंगे। पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य है कि आर्थिक और औद्योगिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इकोसिस्टम में इतना अवांछित परिवर्तन कर देना कि वह इकोसिस्टम की सहन शक्ति से अधिक हो जाए तो वह असंतुलित और अव्यवस्थित हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरणीय तत्वों में होने वाला वह हानिकारक और अवांछनीय परिवर्तन जो ह्यूमन एक्टिविटीज से उत्पन्न अपशिष्टों के द्वारा होता है और यह इकोसिस्टम में असंतुलन उत्पन्न करता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। एवं पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले अपशिष्ट पदार्थ प्रदूषक या पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। लगातार विकास की अवधारणा ही पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं संसाधनों की कमी, बढ़ता हुआ औद्योगिकीकरण, वायुमंडल के ताप में वृद्धि, वनों का कटाव, ऊर्जा के स्रोतों का अत्यधिक उपयोग, मोटर वाहनों की बढ़ती संख्या, अनियमित ऋतु तथा अन्य बहुत से कारण हैं जो पर्यावरण के प्रदूषण का कारण बनते हैं। पर्यावरण प्रदूषण इतना व्यापक है कि इसका वर्गीकरण करना एक कठिन कार्य है, परंतु सामान्य रूप से जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख प्रदूषण एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, बायोटिक पॉल्यूशन और न्यूक्लियर एंड केमिकल पॉल्यूशन हैं। आइए अब देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के पॉल्यूटेंट्स, उनके प्रभाव एवं उनके नियंत्रण के उपाय क्या हैं। इनमें सबसे पहले हम देखेंगे गैसियस पॉल्यूटेंट्स क्या हैं और मानव हेल्थ पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है तथा इनके नियंत्रण के क्या उपाय हो सकते हैं। WHO के अनुसार एयर पॉल्यूशन एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत बाह्य वातावरण में मनुष्य व उनके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि वायु में सामान्य संगठन में वह मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन जो जीवन पर दुष्प्रभाव डालता है, एयर पॉल्यूशन कहलाता है। और वे अवांछित पदार्थ जो वायु में प्रवेश कर उसे दूषित करते हैं, एयर या गैसियस पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। मानव जीवन एवं मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले ये गैसियस पॉल्यूटेंट्स नेचुरल तथा मानव निर्मित या मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर एवं मर्सी लैंड या दलदली भूमि से निकलने वाली विभिन्न गैसें, लावा, धूल, राख वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित करती हैं। ये प्राकृतिक तरीके से होती हैं। प्राकृतिक स्रोतों की तुलना में मैन मेड अर्थात मानव जनित स्रोत वायु प्रदूषण के लिए अधिक रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे औद्योगिकीकरण, बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ मानवीय गतिविधियां एवं उनके क्रियाकलापों में अनियंत्रित वृद्धि से वायु प्रदूषकों की मात्रा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है और इसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी परिलक्षित हो रहा है। इनमें से कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स और एयर पॉल्यूटेंट्स और उनके प्रभावों को हम देखेंगे। इन एयर पॉल्यूटेंट्स में मुख्य पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे स्मोक या धुआं, कार्बन युक्त पदार्थों के अपूर्ण दहन से धुआं या स्मोक उत्पन्न होता है। यह वाहनों, कारखानों, बीड़ी सिगरेट से भी निकलता है। इससे सर दर्द, दम घुटना, गले का सूखना जैसी समस्याएं इनके द्वारा होती हैं।
धूल के कण या डस्ट दमा, खांसी, टीबी का कारण बनती है। स्मोग स्मोग पानी के वाष्प के संघनन से बनता है। स्मोक और डस्ट के कण स्मोग बनने में सहायता करते हैं। तो जो फोटोकेमिकल स्मोग होते हैं, ये फोटोकेमिकल स्मोग रेस्पिरेटरी सिस्टम या आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। कणिकीय पदार्थ या पर्टिकुलेट मैटर्स विभिन्न उद्योगों से ऊष्मा के साथ कुछ विशेष पदार्थ भी वायुमंडल में मिक्स होते रहते हैं। इन विशेष पदार्थों में सिलिकॉन, सोडियम, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक, लेड व कॉपर होते हैं जो श्वसन तंत्र पर प्रभाव डालते हैं और अस्थमा एवं फेफड़ों से संबंधित रोग, श्वसन नली में सूजन आदि का कारण बनते हैं। मेटलर्जी के प्रोसेस से निकलने वाले पदार्थों में जिंक, निकिल, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक होते हैं जो हार्ट एवं ब्रेन से संबंधित रोगों का कारण बनते हैं। इनके अलावा विभिन्न प्रक्रमों से बहुत सी गैसें निकलती हैं और ये वायु के साथ मिक्स होती रहती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, फास्जीन, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, फॉर्मल्डिहाइड गैस, लेड कॉम्प्लेक्स, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड आदि आदि। कार्बन मोनोऑक्साइड फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबशन से उत्पन्न होती हैं। ये सर दर्द, चक्कर, उल्टी, घुटन आदि का कारण बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन का कारण बनती है। इससे लंग्स एवं आँखों के रोग होते हैं। अमोनिया श्वसन नली को नुकसान पहुंचाती है। फास्जिन अत्यंत जहरीली गैस है जो फेफड़ों एवं आँखों को प्रभावित करती है। मिथाइल आइसोसाइनेट अत्यंत जहरीली गैस है जो लंग्स को प्रभावित करती है। लेड वाहनों से निकलने वाले धुएं में लेड होती है जो पेड़ पौधों, जानवरों के साथ साथ मनुष्य को भी हानि पहुंचाती है। इससे मनोवैकल्प व गर्भपात जैसी समस्याएं आती हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड खनिज एवं पेट्रोलियम नाइट्रोजन ऑक्साइड का मुख्य स्रोत है जो कार्बन मोनोऑक्साइड से भी ज़्यादा घातक होता है। यह श्वसन तंत्र और आँखों को प्रभावित करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड रेयान उद्योग, पेपर उद्योग, पेट्रोलियम शोधन कारखानों से अत्यंत हानिकारक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है जो आँखों और किडनी को हानि पहुंचाती है। हाइड्रोजन फ्लोराइड एल्युमिनियम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और अन्य उद्योगों से निकलने वाली हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस है जो मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। इससे जी मिचलाना, आँखों व किडनी की बीमारी होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वायु में विभिन्न प्रदूषकों के मिक्स होने से वायु का मौलिक संतुलन बिगड़ जाता है और इसका स्पष्ट प्रभाव जीव जंतुओं, वनस्पतियों, मौसम, जलवायु एवं मौसम पर परिलक्षित होता है। यह प्रभाव तात्कालिक प्रभाव भी हो सकता है अथवा लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अतः वायु प्रदूषकों के प्रभाव के नियंत्रण का उपाय करना आवश्यक हो जाता है। इनके नियंत्रण के लिए उनके स्रोतों के आधार पर उपाय किए जा सकते हैं। जैसे डोमेस्टिक पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक हीटर, एलपीजी का उपयोग, घरेलू कचरों का निपटान सही तरीके से किया जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय कर सकते हैं, जैसे फैक्ट्री के आसपास प्लांटेशन किया जाए। फैक्ट्री की स्थापना के समय ही उसकी डिजाइनिंग इस प्रकार से की जाए कि उससे निकलने वाले वेस्ट का ट्रीटमेंट करने के बाद वायुमंडल में ही उसे छोड़ दिया जाए। निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स के निस्तारण के लिए बैग फिल्टर एवं हाई एनर्जी स्क्रबर का प्रयोग किया जाए। व्हीकल पॉल्यूशन को रोकने के लिए लेड रहित पेट्रोल का उपयोग किया जाना चाहिए। वाहनों का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। विद्युत चालित रेल इंजनों का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। बैटरी चालित वाहनों का प्रयोग करना चाहिए।
इसके अलावा अन्य जैसे कृषि में रासायनिक खादों व इंसेक्टिसाइड्स का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाले रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को बाहर जाने से रोकने के लिए उपाय करना चाहिए। इसके अलावा शवदाह गृह में विद्युत शवदाह गृह का उपयोग बढ़ाना चाहिए। आदि उपायों के इन सभी उपायों के द्वारा एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। अब इसके बाद हम आगे अगले पॉल्यूटेंट्स के बारे में जानेंगे। अगला पॉल्यूटेंट्स है सॉइल पॉल्यूटेंट्स। तो इसके पहले अपन देखें कि सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है। सॉइल में विभिन्न प्रकार के मिनरल्स, साल्ट्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, गैस एवं पानी एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। सॉइल जीवों अर्थात एनिमल्स और प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं। जब सॉइल अपनी इस गुण धर्म का पालन करने में अक्षम होने लगती है तो कहा जाता है कि सॉइल पॉल्यूटेड हो गई है। सॉइल पॉल्यूशन में कई प्रकार के हानिकारक पदार्थ मिक्स हो जाते हैं जो ह्यूमन एवं अन्य लिविंग थिंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारणों से सॉइल की गुणवत्ता में जो कमी आती है उसे सॉइल पॉल्यूशन कहा जाता है। सॉइल पॉल्यूशन के मुख्य कारण जैविक प्रदूषण अर्थात जीवधारियों व मानव द्वारा उत्पन्न किया गया प्रदूषण होता है जो उनके मल मूत्र के कारण उत्पन्न होता है। घरेलू कचड़ों अथवा व्यर्थ पदार्थों से सॉइल पॉल्यूशन होता है। आजकल यूज एंड थ्रो की बढ़ती हुई संस्कृति के कारण कचरों का अंबार लग रहा है और इसका सही निपटान हर जगह नहीं हो रहा। फलस्वरूप सॉइल पॉल्यूशन गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक फैला हुआ है। इनके अलावा कृषि में उपयोग में लाए जाने वाले रसायन, कीटनाशक, उर्वरकों का अधिक उपयोग भी सॉइल पॉल्यूशन बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव मनुष्य को तात्कालिक लाभ तो दे देता है, परंतु भूमि के लिए इनका दीर्घकालिक प्रभाव बेहद नुकसानदायक साबित होता है। सॉइल पॉल्यूशन का अन्य मुख्य कारण विभिन्न औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले व्यर्थ पदार्थ, मेटल के खनन एवं गलन कार्यों से निकलने वाले विषैले पदार्थ, मानव द्वारा प्रयुक्त विभिन्न रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाले रेडियो एक्टिव रेडिएशन भी हैं। अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन का प्रभाव क्या होता है। सॉइल पॉल्यूशन का हानिकारक प्रभाव ह्यूमन बींग्स एवं प्लांट्स व एनिमल्स पर दिखता है। सॉइल पॉल्यूशन के कारण पॉल्यूटेंट्स फूड चेन के माध्यम से ह्यूमन बींग्स के शरीर में प्रवेश कर रोगों को जन्म देते हैं। इनके सामान्य उदाहरण हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों, कच्ची सब्जी, भूमिगत सब्जी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बॉडी में प्रवेश कर अनेक भयंकर बीमारियों का कारण जैसे टाइफाइड, अमेबियोसिस, डायरिया, पेचिस, टिटनेस, पीलिया, गिल्टी का बनना आदि अनेक प्रकार के रोगों का कारण बनते हैं। सॉइल पॉल्यूशन की वजह से मिट्टी की अपनी उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है, जिससे पेड़ पौधे ठीक से ग्रो नहीं कर पाते। सॉइल पॉल्यूशन के कारण सॉइल में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी कारक जीवाणु एवं केंचुए आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे सॉइल को उनका लाभ नहीं मिल पाता। सॉइल की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। इनके अलावा एग्रीकल्चर पर सॉइल पॉल्यूशन का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के अत्यधिक उपयोग से सॉइल की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है और धीरे धीरे मृदा अपरदन के कारण पोषक तत्व घट जाने से कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। अब इस सॉइल पॉल्यूशन का कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है। सॉइल पॉल्यूशन के नियंत्रण के लिए यह आवश्यक होता है कि सॉइल में आए विकारों से भूमि अनउपजाऊ या अनफर्टाइल हो जाती है, उसे उन विकारों से बचाया जाए। सॉइल को पॉल्यूशन से बचाने के लिए
अनेक उपाय दिए गए हैं, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट या अपशिष्टों का निस्तारण, भस्मीकरण या कचरों का कंबशन, मृदा संरक्षण या सॉइल कंजर्वेशन, रासायनिक उर्वरकों का न्यूनतम उपयोग यानी मिनिमम यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, फसल चक्र के प्रबंधन या क्रॉप मैनेजमेंट, कीटनाशकों का न्यूनतम उपयोग यानी मिनिमम यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, और प्लांटेशन तथा और भी कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा हम सॉइल में होने वाले पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। अब एक एक करके इनको देखें। अपशिष्टों का निस्तारण, वेस्ट प्रोडक्ट का निस्तारण एवं कूड़ा कचड़ा आदि एकत्र करने के लिए अच्छी मैकेनिकल अरेंजमेंट होना चाहिए। सॉइल पोल्यूशन सबसे ज़्यादा सॉलिड वेस्ट एवं कूड़ा करकट से होता है। जहाँ महासागर हैं, विश्व के कई विकसित देशों में सॉलिड वेस्ट को महासागरों में डाल दिया जाता है ताकि वो महासागर की गहराइयों में समा जाएं। लेकिन बाकी जगहों पर जहाँ महासागर नहीं है वहाँ इनके दूसरे उपाय करने चाहिए। भस्मीकरण, अपशिष्टों को जलाकर सॉइल पोल्यूशन रोका जा सकता है, परंतु इसमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसके द्वारा वायु प्रदूषण न फैले या राख का बिखराव न हो। जैसे हम हर साल ये घटना हम देखते हैं अपने देश में, जहाँ पंजाब में आए दिन पंजाब और हरियाणा में आए दिन पराली जलाने की घटना होती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा राख और वायु प्रदूषण फैलता है, जो दिल्ली और उसके आसपास के सारे स्टेट को प्रभावित करता है। रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा यह एक खर्चीली प्रक्रिया है, पर इसके द्वारा उपयोगी पदार्थ एवं एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त रिसाइकलिंग प्रोसेस के द्वारा भी पुनः नई उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। कंपोस्ट का बनाना, अपशिष्ट पदार्थों से जैविकीय पदार्थ व ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग कर भूमि में दबाकर, सड़ाकर या अन्य विधि से कंपोस्ट खाद बनाया जा सकता है। ऊर्जा उत्पादन, धातु रहित अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर इनके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। मृदा संरक्षण या सॉइल कंजर्वेशन, वनों की कटाई रोककर, अनियंत्रित पशुचारण रोककर, मिश्रित कृषि के द्वारा, खेतों में मेड़बंदी के द्वारा, इन आदि प्रक्रियाओं के द्वारा मृदा संरक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट है रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का नियंत्रित उपयोग। केमिकल फर्टिलाइजर्स एवं इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग कम से कम करके जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर्स का अधिक से अधिक उपयोग करके सॉइल को पॉल्यूटेड होने से बचाया जा सकता है। अन्य उपाय, माइनिंग अर्थात खनन के क्षेत्रों में विशाल गड्ढों को भरकर अधिक से अधिक प्लांटेशन किया जा सकता है। गलत तरीके से सिंचाई पद्धति से होने वाले सॉइल पोल्यूशन को रोकने के लिए वाटर मैनेजमेंट की साइंटिफिक मेथड का उपयोग किया जाना चाहिए। प्लास्टिक के स्थान पर इसका अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए और उस अल्टरनेटिव सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। गहन कृषि पद्धति के कारण सॉइल में पोषक तत्व तेजी से कम होते जाते हैं। इसकी पूर्ति के लिए फसलों में परिवर्तन के उपाय करना चाहिए। ईंट भट्ठे के उद्योग में उपजाऊ सॉइल का उपयोग कर लिया जाता है, इनके उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। न्यूक्लियर टेस्ट, नाभिकीय परीक्षणों और विस्फोटों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाकर सॉइल को रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार इस लेक्चर में हमने देखा कि पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, गैसियस पॉल्यूटेंट्स, सॉइल पॉल्यूटेंट्स और इनके द्वारा मानव स्वास्थ्य पर
पड़ने वाले प्रभाव क्या-क्या हैं और इनके पॉल्यूशन के नियंत्रण को हम पॉल्यूशन के नियंत्रण के लिए हम किन-किन उपायों को अपना सकते हैं या किस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं, इनकी चर्चा हमने की इसके अंतर्गत। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगले लेक्चर में हम इससे आगे वाटर पॉल्यूशन और न्यूक्लियर पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।